एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया से टॉपिक नंबर 3, ठीक है ना। आज हम लोग करने वाले हैं टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैसे लॉन्च किया, इंडिया में कैसे उसका इम्पैक्ट हुआ है, सोसाइटी के किस किस सेक्शन ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग इससे पीछे देखते हुए चलते हैं। हम लोगों ने पीछे देखा था कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, खिलाफत और सत्याग्रह स्टार्ट किया था गांधी जी ने, ठीक है। 1922 में क्या हुआ, गोरखपुर में चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, ठीक है ना। चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था कि गोरखपुर में एक पीसफुल प्रोटेस्ट पे पुलिस ने क्या किया, लाठीचार्ज किया। लोगों ने क्या किया, गुस्से में आके पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया। पुलिस वाले डर के थाने के भीतर छुप गए थे, लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, ठीक है। द प्रोटेस्टिंग मॉब सेट द पुलिस स्टेशन एट चौरी चौरा ऑन फायर दैट किल्ड 22 पुलिसमैन बर्नड अलाइव, ठीक है। 22 पुलिसमैन वर बर्नड अलाइव एट चौरी चौरा बाय द प्रोटेस्टिंग मॉब्स, ठीक है। गांधी जी ने क्या किया, इस चौरी चौरा इंसिडेंट के विरोध में, चौरी चौरा इंसिडेंट से नाराज़ होकर गांधी जी ने अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। चौरी चौरा मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं 1922 में, ठीक है ना। चौरी चौरा कहाँ पे है, चौरी चौरा है गोरखपुर के पास, ठीक है। यहाँ पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, पुलिस ने क्या किया, फोर्स यूज किया, लोगों को ऑप्रेस किया, ठीक है। पुलिस फोर्स यूज करती है, लोग उसमें घायल होते हैं, लोगों को चोट आती है, लोग क्या करते हैं, पुलिस स्टेशन को जला देते हैं, ठीक है ना। पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं, फायर हो जाता है, 22 पुलिसमैन मर जाते हैं, ठीक है। अब गांधी जी ने क्या किया, इसके विरोध में अपना NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या किया, गांधी जी ने वापस कर लिया, विड्रॉ कर लिया। गांधी जी को ये लगता है कि अभी जो इंडियन लोग हैं वो इतने मैच्योर हैं नहीं, और जो ये आइडिया है सत्याग्रह का, ये काफ़ी मैच्योर आइडिया है, ये कॉमन लोग इस आइडिया को नहीं बियर कर सकते हैं। तो इंडियन लोगों को ज़रूरत है कि इंडियन लोगों को ट्रेन किया जाए सत्याग्रह जैसे आइडियोलॉजी बेस्ड मूवमेंट के लिए, ठीक है ना। तो गांधी जी ने यही सोच के NCM और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या किया, विड्रॉ कर लिया। ओके, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो गांधी जी के मूवमेंट है, ठीक है, गांधी जी के जो आइडिया है, गांधी जी के मूवमेंट को लेके कांग्रेस के भीतर ही डिफरेंस थे, ठीक है। गांधी जी ने, हम लोगों ने देखा है ना पीछे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने लोगों से अपील किया था कि काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट करना है, ठीक है। वहीं कांग्रेस में जो लीडर हैं, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, NC केलकर, इन लोगों का मानना है कि गांधीयन वे से प्रोटेस्ट करने से कुछ खास अचीव नहीं होने वाला है। दे वर टायर्ड ऑफ द प्रोटेस्ट इन गांधीयन वे, दे वर टायर्ड ऑफ गांधीयन वे ऑफ प्रोटेस्ट, ओके। इनका ये मानना था कि कांग्रेस को काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, इलेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन हासिल करके असेंबली में जाना चाहिए इंडियन लीडर्स को, और फिर वो अपने पॉलिटिकल डिमांड्स को रख सकते हैं, ठीक है। इलेक्शन को बॉयकॉट करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इसी को लेके, अपने इस आइडिया को लेके, इन तीनों ने मिलके एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसको आप कांग्रेस की B टीम कह सकते हैं, स्वराज पार्टी, ठीक है ना। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू and NC केलकर founded Swaraj Party, supported the council election. They believed that gaining political power, to gain political power, they should go through representation, they should go through काउंसिल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। वहीं पे कांग्रेस में और जो यंगर लीडर है, ठीक है, जो यंग लीडर हैं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इनका ये मानना है कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो मूवमेंट है, उसको मास लेवल पे लाना चाहिए, इस मूवमेंट को बढ़ाना चाहिए, मास लेवल पे लाना चाहिए ऐसे मूवमेंट को। तो हम क्या देख रहे हैं कि मूवमेंट के तरीके को लेके कांग्रेस के भीतर दो ग्रुप हो रहे हैं, या कांग्रेस के भीतर डिफरेंसेज है ओपिनियन को लेके, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं आगे और देखते हैं लेट 1920 वाला पोर्शन है, उसमें इंडिया के पॉलिटिकल कंडीशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेज आते हैं, इंडिया का पॉलिटिकल कंडीशन कैसे अफेक्ट होता है, ठीक है। 1920 के लेटर पार्ट्स में हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो हम लोग देखते हुए चलते हैं कि 1920 के डिकेड के जो लेटर पार्ट्स हैं, वहाँ पे
दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स को काफ़ी ज़्यादा चेंज करते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स को अफेक्ट करते हैं। एक है साइमन कमीशन और दूसरा है द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, ठीक है ना। तो हम लोग साइमन कमीशन को पहले समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन को ना इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन और ऑल वाइट्स कमीशन, ठीक है। इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग है उसको रिव्यू करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कमीशन अपॉइंट किया है सर जॉन साइमन के लीडरशिप में। इसके हेड कौन है? सर जॉन साइमन, ठीक है ना। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग को रिव्यू करने के लिए और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को सजेस्ट करने के लिए ये कमीशन अपॉइंट किया गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना। इस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉन टेरी है। तो जॉन टेरी गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया है, ठीक है। इसके हेड कौन है? जॉन साइमन। ये टोटल इस कमीशन में 7 मेंबर थे, ठीक है। इसमें सारे ब्रिटिश से कोई भी इंडियन लीडर शामिल नहीं था, इसलिए इसको ऑल वाइट्स कमीशन भी कहते हैं, ठीक है। हमने इसके 2 नाम देखे हैं, एक तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन और एक ऑल वाइट्स कमीशन, ठीक है। So Simon Commission was all whites commission. It has no Indian leader, ठीक है ना। This commission was appointed to review functioning of Indian Constitution and suggest changes, ठीक है। This commission was opposed by Indian leader as there were no Indian leader in the commission। देखिए ये इंडियन लीडर्स के लिए एक इंसल्ट की तरह था, ठीक है, कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने हैं उसको सजेस्ट करना है और इंडियन लोगों से, इंडियन लीडर से कोई आइडिया, कोई सजेशन नहीं लिया जाए। इंडिया के बारे में फ़ैसला लेना है और इंडियन लोगों को इग्नोर करना है। तो ये कहीं ना कहीं इंडियन लीडर्स के कॉन्स्टिट्यूशनल जो अंडरस्टैंडिंग है, जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, पॉलिटिकल जो उनकी एबिलिटी है, ठीक है, उसको अंडर एस्टिमेट करने जैसा था, उनको इग्नोर करने जैसा था, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, इंडिया के जो भी लीडर्स थे, इंडिया की सारी पार्टी, जैसे हम कांग्रेस और मुस्लिम लीग में बात करते हैं तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में बेशक जो डिफरेंस रहे हो, लेकिन इन दोनों ने भी ज्वाइंटली अपोज किया है किसको? साइमन कमीशन को, ठीक है। तो इंडिया की सारी पार्टी ने साइमन कमीशन को अपोज किया। जब 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आता है तो हर जगह साइमन कमीशन का साइमन गो बैक के साथ इसका अपोज किया जाता है, ठीक है। इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन साइमन गो बैक, ठीक है। देखिए इस साइमन कमीशन में एक मेंबर क्लीमेंट एटली भी थे, ठीक है। जब हम लोगों का इंडिया जब आज़ाद हुआ था, ये जीके का क्वेश्चन आता है कि व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली, ठीक है ना। सो क्लीमेंट एटली भी इस कमीशन के एक मेंबर थे, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंडिया के पॉलिटिकल सिचुएशन में क्या चेंज आते हैं। देखिए इंडियन लीडर्स यहाँ से काफ़ी मोबिलाइज होते हैं क्योंकि साइमन कमीशन में उनको एक तरीके से इग्नोर किया गया है। सेकंड, अब देखते हैं हम लोग कि जो इंडियन लीडर्स थे या कांग्रेस है, अब वो ज़्यादा रेडिकल होगी, अब वो ज़्यादा इंटेंसिवली गवर्नमेंट के अगेंस्ट आएगी, ठीक है, ज़्यादा इंटेंस प्रोटेस्ट करेगी, ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ कांग्रेस अपने प्रोग्राम्स लॉन्च करेगी, ठीक है। तो एक ऐसा ही हम लोग देखते हैं डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, ओके। तो हम लोग क्या देखते हैं 1920 के लेटर पार्ट्स में देखते हैं। एक तो साइमन कमीशन के बाद इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है, इंडियन लोगों की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। 1921, ठीक है, अक्टूबर 1921 में उस टाइम पे इंडिया के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, ठीक है ना। तो लॉर्ड इरविन ने इंडिया को एक अनसर्टेन ऑफर दिया कि वो इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, इंडिया को डोमिनियन स्टेटस एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और आगे बात करेंगे इंडियन लीडर्स की जो डिमांड है उसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है हम लोग देखते हुए चलेंगे, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ना एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें इंडिया के लीडर्स और ब्रिटेन के लीडर्स दोनों आपस में निगोशिएट करते हैं, उनके बीच में डिस्कशन होता है इंडिया के पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस को लेके। इंडिया के पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए लंदन में इंडियन लीडर्स और ब्रिटिश लीडर्स के बीच में निगोशिएशन के राउंड को बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं, एक एक करके हम लोग देखते हुए चलते हैं। हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन ने इंडिया को एक ऑफ़र दिया है कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस बनाया जाएगा, ठीक है ना।
कब हुआ ये? अक्टूबर में। नेक्स्ट मंथ नवंबर में, ठीक है, नवंबर में कांग्रेस का लाहौर सेशन होता है, ठीक है, जिसके लीडर थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस के ऑफ़र को रिजेक्ट किया और उन्होंने क्या कहा कि नाउ इंडिया वुड डिमांड फॉर कंप्लीट फ्रीडम, फुल फ्रीडम। इंडिया ने नेहरू जी के लीडरशिप में लाहौर में कांग्रेस ने डिमांड किया किस चीज़ का? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट फ्रीडम, फुल फ्रीडम, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है कि डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि इंडिया को थोड़े ज़्यादा पॉलिटिकल पावर दिए जाएंगे, कंप्लीटली ये सोवेरेन नहीं होगी, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं कि 50% सोवेरेन होंगे, ठीक है। सो डोमिनियन स्टेटस की जगह पे कांग्रेस क्या डिमांड कर रही है? अब कांग्रेस डिमांड कर रही है फुल फ्रीडम की, ठीक है। दिसंबर 1929 में कांग्रेस डिमांड करती है फुल फ्रीडम की और नेहरू जी डिक्लेयर करते हैं कि नेक्स्ट मंथ, ठीक है, अगले ईयर में, नेक्स्ट ईयर में 1930 में 26 जनवरी को इंडिया इंडिपेंडेंस डे मनाएगी, ठीक है। 26 जनवरी वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे, ठीक है ना। हम लोग अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं द इंडिपेंडेंस डे प्लेज 26 जनवरी 1930, ठीक है। इनमें जवाहरलाल नेहरू ने प्लेज लिया, इन्होंने इंडिपेंडेंस के इम्पोर्टेंस को बताया कि फ्रीडम किसी भी आदमी का, ठीक है, इनएलिएनेबल राइट्स है। इसको कोई भी फ्रीडम हर एक आदमी का बर्थ राइट है, ठीक है, हर एक आदमी को फ्रीडम मिलना चाहिए। तो इन्होंने इंडिपेंडेंस को, फ्रीडम को अपने प्लेज में जस्टिफाई किया। हम लोग जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये निगोशिएशन है इंडियन और ब्रिटिश लीडर्स के बीच में, ठीक है। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 12 नवंबर 1932, 19 जनवरी 1931। ये फेल हो जाता है क्योंकि इसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है। दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम लोग देखते हैं, तो दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 7 सितंबर 1931 टू 1 दिसंबर 1931। ये भी फेल हो जाता है, ठीक है। गांधी जी इसमें पार्टिसिपेट करने जाते हैं मगर ये फेल हो जाता है क्योंकि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है रैमजे मैकडोनाल्ड का ना एक पॉलिसी था कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड में क्या था कि ये मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कर रहे थे। तो गांधी जी ने इस आइडिया का विरोध किया, ठीक है, क्योंकि अगर मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि इंडिया के जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, गांधी जी के जो मूवमेंट है, वो कमज़ोर हो जाएंगे, हिंदू और मुस्लिम के बीच में गैप बढ़ेगा। तो गांधी जी ने इसको प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस इंडिया आ गए और ये मूवमेंट भी फेल, ये कॉन्फ्रेंस भी फेल हो जाता है। आप देखिएगा तो तीनों राउंड जो है, तीनों राउंड ऑफ नेगोशिएशन, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि चाहे वो साइमन कमीशन हो, चाहे वो पूर्ण स्वराज की डिमांड हो कांग्रेस के द्वारा, इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो अब तेज़ी से बदल रही है। जो इंडियन लीडर्स की डिमांड थी, ठीक है, अब वो ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है। हम लोग अब आएंगे, टॉपिक हम लोगों का है द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गांधी जी के साल्ट मार्च ने कैसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को इंडिया में स्टार्ट किया है और उसके क्या असर होते हैं, क्या रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि साइमन कमीशन के आने के बाद, पूर्ण स्वराज की डिमांड के बाद और क्या सिचुएशन आगे चल के होता है जो इंडिया में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है ना। या देखिए गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने साल्ट को आइडेंटिफाई किया कि साल्ट एक पावरफुल सिंबल है जो इंडिया के लोगों को यूनाइट कर सकता है। हुआ क्या था ना कि आपको तो पता है कि गवर्नमेंट जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में मैक्सिमम प्रॉफिट को फोकस कर रही थी कि कुछ भी करके किसी भी चीज़ पे जहाँ तक पॉसिबल हो मैक्सिमम टैक्सेशन करना है और रिवेन्यू जनरेट करना है, ठीक है। उन्हें इंडियन लोगों के इंटरेस्ट से कुछ ज़्यादा मतलब था नहीं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साल्ट के प्रोडक्शन पे भी टैक्स लगा रखा था, ठीक है। उनका मोटिव क्या था कि साल्ट के प्रोडक्शन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली हो। और आपको पता है कि साल्ट जो है वो एसेंशियल आइटम है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए साल्ट बहुत ज़्यादा एसेंशियल आइटम में से आता है, ठीक है। तो गांधी जी ने जो साल्ट पे टैक्सेशन था तो साल्ट को आइडेंटिफाई किया कि साल्ट के थ्रू इंडिया के लोगों को यूनाइट किया जा सकता है, ठीक है ना। गांधी जी ने उस टाइम जो इंडिया के वाइसराय हैं लॉर्ड इरविन,
तो गांधी जी ने इरविन को एक लेटर लिखा, उसमें 11 डिमांड रखे गांधी जी ने, ठीक है। उस डिमांड में एक डिमांड ये भी था कि साल्ट के ऊपर जो टैक्स है उसको एबॉलिश किया जाए, ठीक है। सो गांधी जी रोट अ लेटर टू लॉर्ड इरविन विद 11 डिमांड्स इंक्लूडिंग एबॉलिशिंग टैक्स ऑन साल्ट, ठीक है। हमें पता है कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है, साल्ट के प्रोडक्शन पे मोनोपोली चाह रही थी, ठीक है। लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के सारे डिमांड को क्या किया, इग्नोर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। इरविन रिजेक्टेड गांधीज डिमांड एंड गांधी जी डिसाइडेड देन टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जब इरविन ने गांधी जी के डिमांड को क्या किया, रिजेक्ट किया, तो गांधी जी डिसीजन लेते हैं कि गांधी जी इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, हम लोगों ने गांधी जी के पीछे कौन से मूवमेंट देखे हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या है कि गांधी जी ने लोगों से अपील किया है कि वो गवर्नमेंट को कोऑपरेट नहीं करे, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस, देखिए नॉन कोऑपरेट और डिसोबीडियंस में थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। नॉन कोऑपरेट थोड़ा सा कहीं ना कहीं पैसिव लगता है, जबकि डिसोबीडियंस थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस लगता है, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या है, गांधी जी खुद लोगों से अपील करते हैं कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश रूल को क्या करेंगे, वायलेट करें। गांधी जी खुद से नमक मैन्युफैक्चर करते हैं, साल्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और ब्रिटिश के जो साल्ट लॉ है उसको वायलेट करते हैं। तो गांधी जी का कोई भी लॉ वायलेट करना सिग्निफाई करता है कि इंडिया के लोग भी उस लॉ को वायलेट करें, ठीक है। यही कहलाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो हम लोग देखते हुए चलते हैं कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट होता है। ये तो हमें पता है कि गांधी जी के जब डिमांड्स रिजेक्ट किए जाते हैं तो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, हम लोग एक एक करके समझते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा कि गांधी जी ने इरविन को लेटर लिखा और उसमें 11 डिमांड रखा था, जिसमें साल्ट के ऊपर से टैक्स को एबॉलिश करने की भी डिमांड थी। इरविन ने क्या किया है, गांधी जी के सारे डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। तो गांधी जी ने क्या अनाउंस किया कि वो इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। गांधी जी ने क्या किया, इस मूवमेंट को 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने साबरमती आश्रम, कहाँ पे है ये, अहमदाबाद में है, ठीक है ना। तो साबरमती आश्रम से गांधी जी ने एक मार्च स्टार्ट किया। उनके साथ गांधी जी के 78 फॉलोअर्स थे और साबरमती आश्रम से दांडी तक के लिए एक मार्च स्टार्ट किया। साबरमती से दांडी की जो दूरी है, जो साबरमती से दांडी, दांडी ना एक गुजरात के कोस्टल एरिया में है, ठीक है। दांडी को लोकेट करना, अहमदाबाद को लोकेट करना, आप मैप पे दोनों जगह देख सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि इस चैप्टर से रिलेटेड प्लेस ही मैप पे शो करने के लिए आते हैं। तो सारे लोकेशंस को मैप पे लोकेट करते हुए चलिएगा आप लोग, ठीक है। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से मार्च स्टार्ट किया है दांडी के लिए। साबरमती से दांडी का जो डिस्टेंस है वो 240 माइल्स है। और ये मार्च जो था, गांधी जी की जो ये यात्रा है, ये टोटल 24 डेज की थी, यानी एक दिन में 10 मील की दूरी तय करते थे गांधी जी। और रास्ते में गांधी जी रुक के लोगों को एड्रेस करते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे, लोगों को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बताते थे, ठीक है। तो गांधी जी ऑन 12 मार्च 1930 ही स्टार्टेड मार्च फ्रॉम साबरमती टू दांडी with 78 followers. Okay, the total distance of the march was 240 miles that was traveled in 24 days. गांधी जी रिच्ड दांडी ऑन 6 मार्च, ठीक है। 6 मार्च को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं। दांडी पहुंच के गांधी जी ने जो सी के वाटर थे, सी वाटर को बॉयल करके नमक बनाया। गांधी जी प्रोड्यूस्ड साल्ट देयर, ठीक है। और गांधी जी ने जो साल्ट प्रोड्यूस किया, देखिए इसका क्या है, सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है। गांधी जी का नमक बनाना उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इस टाइम तक गांधी जी पूरे इंडिया के लीडर है, ठीक है ना। गांधी जी पूरे इंडिया को लीड कर रहे हैं। और जब गांधी जी ने खुद ही साल्ट लॉ को वायलेट किया है, इसका मतलब है कि ये एक सिंबल है, अब इंडिया के लोग भी खुद से साल्ट प्रोड्यूस करेंगे, ब्रिटिश लॉ को क्या करेंगे, वायलेट करेंगे, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हमने क्या देखा था कि गांधी जी कोई लॉ वायलेट करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या, गांधी जी खुद से ब्रिटिश लॉ को वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो गांधी जी रिच्ड एट दांडी ऑन 6 मार्च एंड प्रोड्यूस्ड साल्ट देयर, ठीक है। गांधी जी जो साल्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद
ये गांधी जी का जो साल्ट प्रोड्यूस करना है, ये स्टार्टिंग है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। गांधी जी ने खुद से डिसोबे किया है ब्रिटिश लॉ को, तो अब गांधी जी ने अपील किया कि इंडियन लोग भी डिसोबे करें। और जैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है, हम लोगों ने गांधी जी के प्रोटेस्ट का तरीका देखा है कि फॉरेन गुड्स का बायकॉट करना है, ठीक है। तो जो फॉरेन गुड्स थे उसका बायकॉट किया जाने लगा, जो लिकर शॉप्स थे, शराब की दुकानें थी, उसको पिकेटिंग किए जाने लगा। जो पीजेंट्स थे उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया, ठीक है। बहुत सारे जो फॉरेस्ट वाले जगह थे, इन मेनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज। जो फॉरेस्ट के रहने वाले ट्राइब्स थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को वायलेट किया, ठीक है। गांव में जो विलेज ऑफिशियल्स थे उन्होंने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अब इंडिया में स्प्रेड हो रहा है और लोग खुल के ब्रिटिश लॉ को डिसोबे कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि गांधी जी के जब डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया इरविन ने, तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक एक मार्च किया, ठीक है ना। गांधी जी दांडी पहुंच के खुद से साल्ट प्रोड्यूस करते हैं और वो स्टार्टिंग होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में फॉरेन गुड्स का, फॉरेन क्लॉथ्स का बायकॉट किया गया, लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया, ठीक है। जो विलेज ऑफिशियल्स थे उन्होंने अपने जॉब से रिजाइन किया है। जो फॉरेस्ट पीपल थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को वायलेट किया, ठीक है। अब आप देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसे इंडियन लोगों के प्रोटेस्ट को दबाती है। आपको पता है कि वो फोर्सफुली गवर्नमेंट रिप्रेसिव एक्शन लेती है इंडियन लोगों के मूवमेंट को, इंडियन लोगों के प्रोटेस्ट को दबाने के लिए। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट सत्याग्रहियों को दबाने के लिए, सिविल डिसोबीडियंस को सप्रेस करने के लिए फोर्सफुल एक्शन लेती है, ठीक है। जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे उनको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, ठीक। और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को गवर्नमेंट ने क्या किया, अरेस्ट किया है, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको ना फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। एक गांधीयन लीडर हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फ्रंटियर गांधी, ठीक है। पेशावर में इनको अरेस्ट किया गया, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को पेशावर में अरेस्ट किया गया। पेशावर अब पाकिस्तान में, पहले इंडिया और पाकिस्तान सब यूनाइटेड थे। तो पेशावर में इनके गिरफ्तारी के अगेंस्ट, इनके अरेस्ट के विरुद्ध लोगों ने क्या किया, डिमॉन्स्ट्रेशन किया, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेशन करते हुए लोग वायलेंट हो गए, लोगों ने गवर्नमेंट के बिल्डिंग पे अटैक किया। तो जैसे जैसे वायलेंस बढ़ता जा रहा था, ठीक है, और भी अलग अलग हिस्सों से वायलेंस की रिपोर्ट आ रही थी। तो गांधी जी ने जो ग्रोइंग वायलेंस है उसको कंसर्न करते हुए गांधी जी ने क्या किया, लॉर्ड इरविन के साथ एक पैक्ट साइन किया, एक समझौता किया, एक डील किया, जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें मेन प्रोविज़न ये था कि गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ करेंगे, सस्पेंड करेंगे और लॉर्ड इरविन गांधी जी की बात को रखेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे। गांधी जी को उन्होंने कन्वेंस किया, परसुएड किया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने को, ठीक है। हम लोगों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखा है। तो गांधी जी वाज परसुएडेड टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये था गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट में ये डील था कि जो सत्याग्रहियों को अरेस्ट किया गया है, इरविन उनको छोड़ देंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको रिलीज कर देगी, गांधी जी अपना मूवमेंट कॉल ऑफ करेंगे और निगोशिएशन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ गांधी जी ज्वाइन करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लंदन में, ठीक है। सो गांधी जी ज्वाइन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। देखिए, जो गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन जाते हैं तो वहाँ पे निगोशिएशन का कोई रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बीच में छोड़ के वापस इंडिया आ जाते हैं और जब गवर्नमेंट को लगता है कि गांधी जी से निगोशिएशन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं बन रही है, तो गवर्नमेंट और ज़्यादा हार्श एक्शन लेती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, कांग्रेस को बैन कर देती है। कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल और कांग्रेस के जो भी इंपॉर्टेंट लीडर थे, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो खान अब्दुल गफ्फार खान हो, इन लोगों को अरेस्ट कर दिया गया, ठीक है ना। तो फिर से गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी फिर से डिसीजन लेते हैं कि जिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी ने कॉल ऑफ किया था, सस्पेंड किया था, अब उसको फिर से रीलॉन्च करेंगे, फिर से देश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो गांधी जी ने फिर से रिलॉन्च किया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, जो 1 साल तक कंटिन्यू किया। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे ये मूवमेंट अपना मोमेंटम खोने लगा, ठीक है। इसके क्या रीज़न थे हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग आगे समझेंगे कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थे, इसको लेके सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन ने कैसे रिएक्ट किया है, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक तक रुकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं।
मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस टॉपिक में डिस्कस किए गए हैं उसको आपने काफ़ी अच्छे से समझा होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।